हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेटा टाइप की। इससे पिछली वीडियोस में हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फॉर्मूला टाइप की बात कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे डेटा टाइप की। दोस्तों, डेटा टैब एक खासा इंपॉर्टेंट टैब है एक्सेल में, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जो कि डेटा पर ही काम करते हैं। एज ए बिगिनर आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले सेक्शन, जिसका नाम है गेट एक्सटर्नल डेटा। देखिए दोस्तों, गेट एक्सटर्नल डेटा और गेट एंड ट्रांसफॉर्म, ये दोनों सेक्शन जो हैं ये बेसिकली एक ही काम करते हैं, क्योंकि इनमें आप क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल डेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको न्यू क्वेरीज में दिखाता हूँ, फ्रॉम वर्कबुक, फ्रॉम CSV फाइल, फ्रॉम XML फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, या किसी अदर सोर्सेज से भी यहाँ पर हम डेटा लेके आ सकते हैं। जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल का डेटा यहाँ पे लेकर आना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैंने ये 2-3 फाइल्स जो है एक्सेस की बना के रखी हैं, बट यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर फाइल है डेटाबेस 3 के नाम से। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा, देन ओपन करूँगा, तो इसमें कई सारे टेबल्स हैं जिनको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए ये जो कॉन्टैक्ट वाला टेबल है, इसको मैं यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद ये पूछ रहा है कि इस डेटा को आपने किस तरह से देखना है अपने वर्कबुक में। इसको एज ए टेबल की तरह ट्रीट करना है, या पाइवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, या पाइवट चार्ट बनाना है, या सिर्फ आपने कनेक्शन क्रिएट करना है। तो मैंने इस डेटा को देखना है टेबल के व्यू में। उसके बाद मैं एज इट इज़ ऐसे रहने दूंगा। देन उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये लोकेशन कौन सी है जहाँ पर आपने डेटा को इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर दूंगा यहाँ पे। देन उसके बाद इस लोकेशन को चूज़ करूँगा, ठीक है। ओके प्रेस कर दूंगा, तो ये जो डेटा था मेरा ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक्सेस फाइल का जो डेटा है वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपने डेटा लेके आना है वेबसाइट से, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो न्यू वेब क्वेरी की ये विंडो ओपन होगी, बट आपने यहाँ से डेटा नहीं लेके आना है। आपने यहाँ से करना है इसको क्लोज। तो वेबसाइट से डेटा लेने के लिए आपने न्यू क्वेरी पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्सेस में वेब पर क्लिक करना है, ठीक है। फ्रॉम वेब पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर बेसिकली आपने URL पेस्ट करना है। जिस भी टाइप का, जिस तरह का डेटा चाहिए, जिस वेबसाइट से चाहिए, उसका यहाँ पे URL पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना सर्च करूँगा, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इनका डेटा मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में लेके आना चाहता हूँ। तो देन मैं यहाँ पे सबसे पहला साइट जो विकीपीडिया का है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे ऊपर इसका जो URL है, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद मैं अपने एक्सेल शीट में जाऊँगा और यहाँ पर इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके प्रेस करूँगा, तो ये डेटा को लोड लेगा। डेटा जो है जितना भी स्वामी विवेकानंद जी के रिलेटेड होगा वो सारा यहाँ पे लोड होगा, और उस सभी डेटा के यहाँ पे टेबल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो साइट लोड होने के बाद आपको जितना भी डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो भी जिस तरह का भी डेटा आपको चाहिए, एग्जांपल के लिए मेरे को ये डेटा चाहिए, तो मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इसको लोड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा डेटा जो है एक नई वर्कशीट में लोड होगा। तो कुछ इस तरह के टेबल फॉर्मेट में ये डेटा आ जाएगा, और देन उसके बाद मैं अगर इसको कहीं पे यूज़ करना चाहता हूँ, देन मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है हम वेब से डेटा जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रॉम टेक्स्ट की। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने डेटा लेना है किसी टेक्स्ट फाइल से, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अपने कंप्यूटर की उस लोकेशन पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपकी वो टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, जिसका आपने इस पर यहाँ पर डेटा इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो टेक्स्ट फाइल है, इसको चूज़ करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर पहले बना के रखी हुई है आपको समझाने के लिए। तो इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है चूज़ द डेटा फाइल दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डेटा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, इस पर ही टिक रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो आपका जो टेक्स्ट फाइल में डेटा पड़ा हुआ है वो सेपरेट किस तरह से होगा, वो कॉमा की मदद से होगा, टैब्स की मदद से होगा, या स्पेसेस की मदद से होगा। तो ये पूछ रहा है। तो हमारा जो डेटा है वो बेसिकली टेक्स्ट फाइल में कॉमा, स्पेसेस या सेमीकोलन की मदद से ही सेपरेटेड होता है।
तो पहले इस पे टिक रहने देना, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो डिलिमिटेटर है यहाँ पर टैब, सेमीकोलन, कॉमा, इनमें से आप कोई भी सा भी चूज़ कर सकते हैं। आपने देख लेना है कि आपकी टेक्स्ट फाइल में जो डेटा है वो किस तरह से सेपरेट हुआ है। बेसिकली ये जो टेक्स्ट फाइल मैंने चूज़ की है इसके अंदर का जो डेटा है वो सेपरेटेड है स्पेसेस की मदद से, तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ स्पेसेस रहने दूंगा। अगर कॉमा पर भी टिक कर देंगे या सेमीकोलन पर भी टिक कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद ये पूछ रहा है कि डेटा आपने दिखाना कहाँ पे है, कहाँ पे व्यू करना है इस डेटा को। तो ये शीट है और ये इस शीट का यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट का ये एड्रेस है और यहाँ पर मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो जो मेरा टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ डेटा था वो अभी एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो चुका है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल में जो डेटा पड़ा है वो आप इस तरह से अपने एक्सेल शीट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो अदर सोर्सेज में बेसिकली एक्सेल में डेटा आप बहुत सारे सोर्सेज में से लेके आ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसक्यूएल सर्वर की, तो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर्स वो सर्वर्स होता है जहां पर आपकी वेबसाइट वगैरह होस्ट होती हैं। तो अगर आपने वेबसाइट्स के सर्वर से डायरेक्टली डेटा लेके आना है तो उस सर्वर का यहाँ पे नेम डालना है, उसका एड्रेस डालना है, तो वहाँ से डेटा भी आपका फैच होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और भी कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे ओ डेटा फीड या एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट करना है आपने, और भी कई सारे कनेक्शन आप यहाँ से बना सकते हैं, ओके। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन की। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बेसिकली एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई फाइल है यहाँ पर एक्सेल की या किसी भी और सोर्सेज की फाइल है, तो मैं उस फाइल को प्रॉपरली यहाँ पर इंसर्ट नहीं करना चाहता, जस्ट उसका एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फाइल है यहाँ पर एक्सेल डेटा में, ये मेरे पास एक वर्कबुक है, तो ठीक है। अब इस वर्कबुक को जब मैं ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें कई सारे टेबल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी इनमें से ही किसी एक टेबल को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा और उसका ही एक कनेक्शन मैं बिल्ड करूँगा। तो उसका कनेक्शन बनाने के लिए मैं सबसे पहले उस टेबल को चूज़ करूँगा जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट या जिसका कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। अब इनमें से मैं एक टेबल चूज़ करता हूँ, जैसे ये एडिडास का, तो इसको अगर मैं चूज़ करता हूँ, चूज़ करने के बाद ये पूछ रहा है कि इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपने किस तरह से व्यू करना है। तो मुझे उस डेटा को टेबल फॉर्मेट में ही व्यू करना है, तो एज इज नॉर्मल जैसा है वैसे रहने दूंगा और वहाँ यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो उस वर्कबुक में ये जो एडिडास जो टेबल है उसका डेटा यहाँ पर आ चुका है और कुछ इस तरह से हम इसे व्यू कर सकते हैं। और फिर से मैं डेटा टैब में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अगर कनेक्शन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वर्कबुक में एक कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो प्रॉपरली इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है उसका बेसिकली यहाँ पर अभी कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। प्रॉपर वो फाइल यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं हुई है, ओके। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म की। तो बेसिकली मेरे को अगर डेटा इंपोर्ट करना है किसी फाइल में से, किसी डेटाबेस में से, किसी ऑनलाइन सर्विसेज में से, किसी अदर सोर्स से, तो मैं इनमें से किसी एक का चूज़ करके उसमें से डेटा ले सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मेरे को एक्सएमएल फाइल से डेटा लेना है, तो मेरे पास एक्सएमएल फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लोड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन उसके बाद यहाँ पे लोड कर दूँगा, तो मेरा XML का डेटा जो है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ओके। फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा और कुछ दूसरे 2-4 ऑप्शंस हैं उनको देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर शो क्वेरीज में क्लिक करूँगा तो बेसिकली इस डेटा की ये जो क्वेरीज है यहाँ पर शो हो जाएंगी। कितनी क्वेरीज है, 2 क्वेरीज है, 2 शीट्स हैं, मैंने दोनों में ये डेटा को इंपोर्ट किया है, तो क्वेरीज यहाँ पे शो हो जाएंगी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसेंट सोर्सेज की, तो बेसिकली ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने डेटा पिक किया है, ओके। अब दोस्तों अल्टीमेटली कहने की बात ये कि अगर आप बात करें गेट एक्सटर्नल डेटा की या गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की या कनेक्शंस की बात करें, तो ये बेसिकली आपको ये आज़ादी देते हैं कि आप किसी भी तरह की अदर सोर्स से, किसी भी अदर फॉर्मेट वाली फाइल से डेटा यहाँ पर लेके आ सकते हैं। उसके लिए आप अगर न्यू क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिससे आप डिफरेंट तरह का डेटा अपनी एक्सेल की शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अदर सोर्सेज का जितना भी डेटा होता है वो हम इस तरह से अपने एक्सेल शीट में लेके आ सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपने डेटा को सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा को हम सॉर्ट किस तरह से करते हैं। और सॉर्ट बेसिकली 2 तरह से डेटा होता है, या तो डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। तो ये जो पहले 2 फंक्शन है ये बेसिकली आपके डेटा को असेंडिंग में
और इस फंक्शन की मदद से आप डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लेके आते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये जो कॉलम है मैंने सिलेक्ट की है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पे हमें सॉर्ट की वार्निंग आ रही है, और ये जो हमारा पहला सिलेक्शन है, एक्सपैंड दी सिलेक्शन, ये बेसिकली ये काम करता है कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करने के बाद इस डेटा को सॉर्ट कर देता हूँ तो रिलेटेड टू जितना भी शीट में डेटा है वो सारा यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन कर देता हूँ, देन सॉर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसी कॉलम का डेटा सॉर्ट हो रहा है, बाकी किसी भी कॉलम का इसके साथ डेटा सॉर्ट नहीं होगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं Z to A, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं एक्सपैंड सिलेक्शन कर दूंगा तो सारा डेटा से जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, तो सिर्फ इसी कॉलम का डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि सॉर्टेशन के लिए हमें कुछ एडवांस टूल भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये सभी कॉलम्स, जो कॉलम्स के सभी हेडिंग्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब ये सभी बेसिकली कॉलम्स हैं। अब इनके बिहाफ पे अगर किसी एक कॉलम का डेटा अगर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अगर फुल नेम का डेटा यहाँ पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, सॉर्ट ऑन वैल्यूज़ कलर या कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर अगर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ वैल्यू के बिहाफ पे, और इसके बाद थर्ड हमने ये पूछ रहा है कि Z to A करना है या A to Z करना है, मतलब असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। तो कुछ यहाँ से भी आप सॉर्टेशन कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से भी आप जो है सॉर्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने डेटा पर फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। तो फिल्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो इस पूरे डेटा को अगर मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल A की मदद से, तो ये पूरा डेटा अभी सिलेक्ट हो चुका है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस L प्रेस करूँगा तो ये ऑप्शन जो है यहाँ से अप्लाई हो चुका है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, कंट्रोल Z और यहाँ से क्लिक करने के बाद भी आप फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब फिल्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगी तो हर एक कॉलम के हेडिंग में आपको ये फिल्टर बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब इस बॉक्स के आने के बाद आप जो है यहाँ से फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़िल्टर का फ़ायदा ये होता है कि आपने यहाँ से इस पूरी फाइल में से उस डेटा को निकालना होता है जो आपके काम के लायक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं जॉब टाइटल के बिहाफ पर डेटा को फ़िल्टर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बेसिकली उन बंदों को देखना चाहता हूँ जो कि सिर्फ अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबको अनसेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करूँगा, तो सिर्फ वही बंदे यहाँ पे फ़िल्टर होके आएंगे जो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। उसी के साथ अगर मेरे को कुछ और भी चाहिए, जैसे एनालिसिस चाहिए, यहाँ पे ओके कर दूंगा तो कुछ एनालिसिस्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन बेसिकली ये काम करती है कि हमने जो भी डेटा, जिस तरह के भी डेटा हमारे पास होता है, उसमें से किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बिहाफ पर मेरे को कोई डेटा की रिपोर्ट बनानी है, तो फिल्ट्रेशन जो है वो मेरी हेल्प करती है डेटा को फाइंड करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पर फिल्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर एक कॉलम को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पे फिल्टर पर क्लिक किया, तो किसी एक कॉलम पर भी हम फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। बाकी दोस्तों बाकी चीज़ें बाकी नॉर्मल है। यहाँ से किसी एक को अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, जैसे मेरे को IT का डेटा चाहिए, ओके प्रेस करूँगा तो सिर्फ IT का डेटा यहाँ पर फिल्टर होके आया है, ओके। तो ये हमारी फिल्ट्रेशन कुछ इस तरह से वर्क करती है। क्लियर कर दूंगा तो यहाँ से फिल्ट्रेशन जो है वो गायब हो जाएगी, या जो फिल्ट्रेशन मैंने अप्लाई की थी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे एडवांस फिल्टर की। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो मैं फिल्ट्रेशन हटाता हूँ, और एडवांस फिल्टर में क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली डेटा को अगर मैं अलग से एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को डिपार्टमेंट में सिर्फ IT के ही जो बंदे हैं उनका ही डेटा चाहिए, और अलग से उसकी रिपोर्ट मैं इसी शीट पर बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए एडवांस फिल्टर हमारे काम में आता है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा एडवांस फिल्टर में, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि लिस्ट रेंज कौन सी है जिसको हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ से पूरी लिस्ट रेंज को यहाँ से नीचे तक जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद मैं क्राइटेरिया रेंज लूँगा। तो क्राइटेरिया रेंज में ये
ये इसकी पूरी सिलेक्शन कर लूँगा, तो ये क्राइटेरिया रेंज आ गई हमारी। कॉपी टू अनदर लोकेशन करूँगा क्योंकि मेरे को जो भी रिपोर्ट इस क्राइटेरिया पर बनेगी उसकी मेरे को अलग से रिपोर्ट चाहिए। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, और वो जो अनदर लोकेशन है वो ये होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये होगी वो अनदर लोकेशन। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरी फिल्ट्रेशंस के बिहाफ पे मेरे को डेटा मिला है डिपार्टमेंट, और उस पे जितने भी आईटी के बंदे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये एक मेरी अलग से रिपोर्ट बन के आ चुकी है, जो कि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके किसी को भी भेज सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम के इस फंक्शन की। तो यहाँ पर बेसिकली इसका काम ये होता है कि जैसे हमारे पास ये डेटा है, अब ये जो डेटा अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली कुछ नाम्स हैं जो मैंने स्पेसेस की मदद से सेपरेट किए हुए हैं। बट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो डेटा है ये प्रॉपर हर एक कॉलम में सही तरह से सेपरेटेड नहीं है, क्योंकि इस डेटा को मैंने इस फर्स्ट कॉलम में ही अरेंज किया है। सो इसलिए आपको ये डिफरेंट कॉलम में सही तरह से अरेंज होता हुआ नहीं मिल रहा। सो अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्स्ट फाइल आती है जहाँ पर आपका डेटा कुछ इस तरीके से सेपरेटेड होता है, तो उस केस में आप उस टेक्स्ट फाइल को कॉपी करके यहाँ पर लेके आ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वो डेटा को अलग अलग कॉलम्स में अरेंज करना है तो उस टाइम पर आप टेक्स्ट टू कॉलम के इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले ये जो पहली कॉलम है हमारी, इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट की हुई है, उसके बाद मैंने इस पर क्लिक करना है टेक्स्ट टू कॉलम में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है इसका डेलिमिनेटेड, यहाँ पर टिक रहने देना है, और इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो डेटा है किस तरह से सेपरेटेड है। आपने देख लेना है, अगर आपका डेटा कॉमा से सेपरेटेड है तो आपने कॉमा पर भी टिक कर देना, अगर सेमी कॉलम से सेपरेटेड है तो सेमी कॉलम पर भी टिक कर देना है। तो अभी के लिए हमारा डेटा जो है वो स्पेसेस की मदद से सेपरेटेड है, तो मैं टैब और स्पेसेस दोनों को ही क्लिक रहने दूंगा। अगर मैं स्पेस को हटा दूंगा तो ये देखिए यहाँ पर जो इसके कॉलम लाइंस हैं वो नहीं आ रहे, ठीक है। तो स्पेस की मदद से ये सेपरेटेड है, तो यहाँ से स्पेस रहने दूंगा, तो यहाँ पर आपको कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से मैं फिनिश कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो मेरा डेटा था वो सही तरह से बाकी जितनी भी इस डेटा को कॉलम्स रिक्वायर्ड थी उसमें ये फिट आ चुका है। तो ये था आपका टेक्स्ट टू कॉलम वाला फंक्शन, जो कि आपके डेटा को कुछ इस तरह से अरेंज कर देता है इस वर्कशीट में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लैश फिल की। देखिए दोस्तों, फ्लैश फिल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए हमारे पास ये फुल नेम का एक कॉलम है, और इस कॉलम में आपको नेम देखने को मिल रहे हैं, उसमें फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है हर एक पर्सन का। सो अगर आपको काम मिलता है कि इसका जो फर्स्ट नेम है उसको अलग करना है और लास्ट नेम को अलग करना है, तो अगर आप ये काम लिख के करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा हर एक को, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, उस टाइम पर आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एमिली, और उसके बाद नीचे सेल में आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे फ्लैश फिल पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो भी इस कॉलम में फर्स्ट नेम थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो फ्लैश फिल ये काम करता है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर डेविश लिखता हूँ और इसके नीचे यहाँ पर मैं कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ, तो बेसिकली कंट्रोल प्लस ई जो है ये इसका शॉर्टकट है फ्लैश फिल का। तो इसकी मदद से भी मैं जो है डेटा को सेपरेट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर ये काम मेरे को 1 बाय 1 लिख के करना होता तो इस काम को करने के लिए मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाता मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया टूल है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स की। तो ये काफ़ी इजी ऑप्शन है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपने किसी कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, देन उसके बाद सिलेक्ट ऑल, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ, तो कुछ 997 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव, ओनली 3 यूनिक वैल्यूज़ आर रिमेन। तो 3 यूनिक वैल्यूज़ ही यहाँ पर बची हैं, बाकी जितनी भी डुप्लीकेट थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। तो ये आपका डुप्लीकेट रिमूव है, ये कुछ इस तरह से काम करता है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन डेटा टैब में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स में से एक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल में से एक है।
क्योंकि डेटा वैलिडेशंस की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल्स पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि उसमें सिर्फ उसी तरह का डेटा एंटर हो जो आप एंटर करना चाहते हैं। अगर कोई उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करता तो उस केस में वो डेटा एंटर ना हो। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे को इन पूरे सेल्स में एज चाहिए 18 से 40 के बीच, तो उस केस में क्या हो कि जब कोई 18 प्रेस करे तो डेटा एंटर हो जाए, अगर कोई 18 से नीचे जाता है तो डेटा एंटर ना हो, जब 40 से ऊपर चला जाता है तब भी डेटा एंटर ना हो। तो इसको हम बोलते हैं डेटा रिस्ट्रिक्शन लगानी। तो इस केस में हमें डेटा वैलिडेशन लगानी आनी चाहिए। डेटा वैलिडेशन की हेल्प से ही हम ये काम कर सकते हैं। तो ये काम हम डेटा वैलिडेशन की मदद से कुछ इस तरह से कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन पर हम करेंगे क्लिक, देन उसके बाद अगर हमने एज रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है होल नंबर पर। होल नंबर में क्या पूछ रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम। अब यहाँ पर मिनिमम मैंने चूज़ कर ली 18 और मैक्सिमम मैंने चूज़ कर ली 40। ओके, बट इससे पहले हमने एक रेंज को सिलेक्ट करना है कि इस रेंज तक जो है वो टोटल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो। तो टोटल मैंने इस रेंज तक जो है ये पूरी रेंज जो है मैंने सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ही डेटा वैलिडेशन अप्लाई होगी। अब ये जो रेंज सेलेक्ट की है इन सेल्स पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई होगी। तो सबसे पहली डेटा वैलिडेशन क्या है मेरी, एज की। तो होल नंबर मैं चूज़ करूँगा और बिटवीन कहाँ पे आएगा, बिटवीन आएगी 18 टू 40 के बीच। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे एरर अलर्ट भी आ जाए। तो एरर अलर्ट में क्या है, प्लीज़ एज नॉट वैलिड। ओके, ये आ गया। प्लीज़ एंटर दी वैलिड एज, वैलिड एज। ओके, ये इस पे अब इसके बाद कर देंगे यहाँ पर ओके। अब क्या होगा, जब मैं एज यहाँ पे एंटर करूँगा 18 तो एंटर हो जाएगी। अगर मैं एज करूँगा 40 या 40 के बीच कोई तो एंटर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे चला जाता हूँ 18 के तो एरर अलर्ट आ रहा है, एज नॉट वैलिड, प्लीज़ एंटर दी वैलिड एज। ओके, तो रीट्राई के लिए यहाँ पर फिर से हम जो करेक्ट एज है वो भर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन की मदद से हर एक सेल में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद डेटा वैलिडेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है लिस्ट क्रिएट करना। उसके लिए क्या करूँगा, ये जो जेंडर वाली मेरी पूरी कॉलम है यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा लिस्ट पर और सोर्स में चूज़ कर लूँगा इन दोनों को, मेल और फीमेल को। देन प्रेस ओके। आप देखेंगे कि हर एक सेल में एक यहाँ पे डाउन एरो आ रहा है, ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है। अब इसकी हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये क्रिएट हो जाएगी मेल और फीमेल की। अगर मैं मेल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेल आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं फीमेल क्लिक करूँगा तो फीमेल आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप भर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें अगर कोई डेटा एंटर करोगे वो एंटर नहीं होगा क्योंकि ये क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप लिस्ट बना सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा वैलिडेशन में, वो है रिस्ट्रिक्शन टेक्स्ट लेंथ पर। टेक्स्ट लेंथ पर रिस्ट्रिक्शन कब लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि डेटा एंट्री मैंने करवानी है और मोबाइल नंबर हर किसी का मैं यहाँ पे भरना है। तो आपको तो पता है कि इंडिया में मोबाइल नंबर जो है वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन में अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अगर मैंने लगानी है किसी सेल में, पहले तो रेंज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट लेंथ पे। यह मुझसे पूछ रहा है मिनिमम कितने चाहिए। भाई मिनिमम मेरे को 10 चाहिए और मैक्सिमम भी 10 ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 10 कैरेक्टर भर देता हूँ तो एंटर हो जाएंगे, और अगर मैं इससे कम कैरेक्टर भरता हूँ तो एंटर नहीं होंगे। ठीक है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कंसोलिडेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉरकास्ट के सेक्शन की, और इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे सिनेरियो मैनेजर को। ठीक है, बट उससे पहले हो सकता है कि आप में से कई लोग मेरे को कमेंट करके बोलें कि भाई साहब आपने इस डेटा टाइप में कुछ ऑप्शंस को स्किप किया है।
हाँ, मैंने स्किप किया है उन ऑप्शंस को जिनका हम रेयर में यूज़ करते हैं, बहुत कम एक्सेल में यूज़ करते हैं, उनको स्किप किया है। जैसे अभी रिलेशनशिप या डेटा मॉडल या ये जो एडिट लिंक्स है इनका, ठीक है। तो जो ज़रूरी फंक्शन है वो मैंने सभी एक्सप्लेन किए हैं और आगे भी कर रहा हूँ, ओके। तो जो ज़रूरी है उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे को लगता है कि यार ये इतने भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उनको ही छोड़ रहा हूँ, ओके। वो सिर्फ आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे, यूज़ जो है वो रेयर केसेस में ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ ऑप्शंस को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर की। देखिए दोस्तों, सिनेरियो मैनेजर बेसिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है उन लोगों के लिए जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो और महिंद्रा। ये बेसिकली आज के इनके प्राइसेस है, ठीक है। कल को ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आज के जो प्राइसेस है वो मैंने यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और इन प्राइसेस पे अगर हमने कोई सिनेरियो बैठाना है, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग ट्रेड करते हैं, जो स्मार्टली ट्रेड करते हैं, वो हमेशा स्टॉक्स को तब खरीदते हैं जब वो सस्ते हो जाते हैं और तब बेचते हैं जब वो महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बेसिकली सिनेरियो बनाते हैं उन स्टॉक्स के जिनमें वो बेसिकली ट्रेड वगैरह करते रहते हैं। तो 2 सिनेरियो है, एक तो बाय के लिए और दूसरा सेल के लिए। तो वही चीज़ जो है वो आज मैं आपको प्रैक्टिकली इस सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करके भी बताता हूँ, ओके। तो इसमें क्या है कि बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के लिए हमें 2 सिनेरियो चाहिए, पहले हम बाय के लिए बनाते हैं और दूसरा हम सेल के लिए बनाएंगे, ठीक है। चेंजिंग वैल्यूज़ में हम उन सेल्स का रेफरेंस लेंगे जिनमें आज की वैल्यू, आज की करंट वैल्यू जो है उन स्टॉक्स की कंटेन है, ठीक है। ये आज की करंट वैल्यू है, ये चेंजिंग सेल में आएगी। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे ओके। और बाय के लिए बना रहे हैं तो हम बाय कब करेंगे? हम बाय करते हैं, रिलायंस अगर 2000 का हो जाता है तब बाय करेंगे, टीसीएस अगर 2900 का हो जाता है तब बाय करेंगे। ये हमारा बेसिकली एक क्राइटेरिया कह लीजिए आप, ठीक है। तो हम इसके बाद जो हमारा विप्रो है वो अगर 360 का होता है तब हम उसे बाय कर लेंगे। अगर हमारा महिंद्रा 1150 का होता है तब हम इसे बाय कर लेंगे। ये हमारा बाय के लिए सिनेरियो है। उसके बाद हम एक और सिनेरियो बनाते हैं ऐड सेल करने के लिए। तो सेल के लिए ये सिनेरियो है, ठीक है। तो सेल के लिए ये सिनेरियो है और चेंजिंग सेल्स में उन करंट वैल्यूज़ के सेल की ही रेफरेंस लेंगे, देन उसके बाद ओके कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब रिलायंस हमारा 2500 का हो जाएगा तब हम इसे सेल कर देंगे। ये हमारा सिनेरियो है। और उसके बाद अगर हमारा टीसीएस 35 का हो जाएगा तब हम इसे सेल कर देंगे। हमारा जो विप्रो है अगर वो 420 का हो जाएगा जब, तब हम इसे सेल कर देंगे। हमारा जो महिंद्रा है अगर वो 1450 का हो जाएगा तब हम उसे सेल कर देंगे। तो ये हमारा सेल के लिए हो गया। 2 सिनेरियो हमारे पास बन चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं समरी पे। समरी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिजल्ट सेल में। तो किसी एक सेल को यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ रिजल्ट के लिए और यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अभी आप देखेंगे ये सिनेरियो बन के रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 4 ही स्टॉक हैं। अब यहाँ पर इनका नाम तो नहीं आ रहा, बट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से इनका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं रिलायंस ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिलायंस आ जाएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा टीसीएस। उसके बाद यहाँ पे करेंगे विप्रो और उसके बाद महिंद्रा, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्टॉक हैं। और उसके बाद यहाँ से इनको थोड़ा सा इस कॉलम को, ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि नाम जो है वो प्रॉपर आ जाए। बाकी और कोई चीज़ यहाँ पे स्टॉक समरी में, सिनेरियो मैनेजर में कुछ लिखना या कोई अलग से इस रिपोर्ट को जो नाम देना है वो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। और ये जो सिनेरियो मैनेजर है बेसिकली अभी तो 4 स्टॉक्स का बना है। हो सकता है कि हम ट्रेड करते हों 20, 30, 40, 50 स्टॉक्स में, तो वहाँ पर भी ये सिनेरियो मैनेजर जो है ये काफ़ी काम की चीज़ है। यहाँ पे करंट वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे हमारा बाय के लिए और यहाँ पे हमारा सेल टारगेट आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो मैनेजर जो है काम करता है, ठीक है। होप है आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टूल है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल की। तो ये डेटा टेबल बेसिकली आपको तब काम में आता है जब आपने टेबल्स वगैरह बनाने होते हैं यहाँ पर एक्सेल शीट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
1 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम फिर से 1 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन देने के बाद इस सेल को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस सेल के साथ। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एंटर। ओके, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं और इसके नीचे भी 3 लिखते हैं। ओके, इन दोनों को करते हैं हम सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ पे इसकी सीरीज़ बना लेते हैं यहाँ तक 15 तक। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर से यहाँ पे लिखते हैं 2, उसके बाद हम लिखते हैं 3 और इसके बाद इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट। देन उसके बाद यहाँ पर इनको यहाँ पर 15 तक यहाँ तक ले जाते हैं। ओके, उसके बाद हम इस पूरे टेबल को यहाँ तक करते हैं सिलेक्ट। एक एक स्टेप को पूरी तरह से कीजिए, देन उसके बाद ही ये जो डेटा टेबल है ये अप्लाई होगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल पर करना है आपने क्लिक। रॉ इनपुट सेल में इसका रेफरेंस लेना है, कॉलम्स में आपने इसका रेफरेंस लेना, देन उसके बाद करना है ओके। आपका टेबल बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ओके, ये आपका डेटा टेबल। उसके बाद आती है आपकी फोरकास्ट रिपोर्ट। तो फोरकास्ट रिपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास हमारी कंपनी है, उसका नाम है कुछ XYZ। ओके, और इसकी रिपोर्ट बनानी है हमने 2018 से 2019, 2020, 2021, ओके, 2022 और 2023। ओके, ये आपकी रिपोर्ट बन गई। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी सेल लिख लेती है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है, हम इसे फिर अनमर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना था ईयर। ओके, ईयर। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखनी है सेल्स। ओके, और यहाँ पे बेसिकली हमने कंपनी का नाम लिख लेना है जो भी आप चाहो, जैसे मैं अभी XYZ लिख रहा हूँ कंपनी। ओके, अब यहाँ पर इसकी जो सेल है, हाँ, ये सेल हुई है। ओके, अब दोस्तों क्या है, ये कंपनी जाती है किसी इन्वेस्टर के पास और पैसा रेज करने के लिए। तो क्या होता है कि इन्वेस्टर पैसा तब देता है जब वो उसकी बैलेंस शीट चेक करता है। तो बैलेंस शीट में क्या बोल रहा है, देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा सीरियस मत होना क्योंकि बैलेंस शीट ये नहीं होती, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो बस मैं मोटा मोटी आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस टैब को कि हाँ इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फोरकास्ट रिपोर्ट अगर आपने बनानी है तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ये 5 साल की 6 साल की रिपोर्ट है, ये इसकी सेल है और इस सेल के बिहाफ पर आने वाले जो इसके साल है वो प्रेडिक्ट करने हैं कि वो जो कंपनी है वो किस दिशा में जाएगी। तो फोरकास्ट जो है हमारी शीट है, उस पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देन ये फोरकास्ट कंपनी की कुछ यहाँ तक बनी हुई है और यहाँ पे अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये कंपनी की पूरी फोरकास्ट रिपोर्ट जो है ये बना के दे रहा है कि कंपनी की कुछ सेल के मतलब 5-6 साल की जो भी इसकी सेल है उसके बिहाफ पर या तो कंपनी कुछ इस तरह का परफॉर्म करेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकड़ के कुछ आगे कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि या तो कंपनी सेल जो है कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो उसका पिछला डेटा बता रहा है वो कुछ यही बता रहा है कि आगे बढ़ेगी, ऊपर जाएगी तो कितनी जाएगी, अगर मीडियम में जाएगी तो तब भी सेल इसकी कम होगी, अगर डाउन में जाएगी तो बहुत डाउन चली जाएगी। तो ये इसके फिगर्स हैं जो कि इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने कुछ इस तरह की रिपोर्ट बनानी है तो आप फोरकास्ट शीट का यूज़ कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आउटलाइन के इस सेक्शन की। और इस सेक्शन में हम सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुपिंग क्या होती है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, बेसिकली इन सभी रोज़ को जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं ग्रुप पर, तो ये पूछ रहा है कि आपने ग्रुप किसको करना है, रॉस को या कॉलम्स को। तो सबसे पहले मैं अगर रॉस पर क्लिक कर दूंगा, देन ओके प्रेस कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया था वो ग्रुप हो चुका है। यहाँ पे आपको माइनस का साइन देखने को मिल रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो डेटा जो है वो आपका यहाँ पर प्लस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस शो होगा। तो ये एक ग्रुप बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं डेटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसको फिर से ग्रुप कर देता हूँ। ओके, ग्रुप करने के बाद फिर यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, फिर से इसको माइनस कर दूंगा, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट कॉर्नर में आपको 2 प्लस के आइकन दिख रहे हैं। इट मीन कि यहाँ पर आपको 2 ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप जैसे इस डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसको ग्रुप कर देता हूँ कॉलम वाइज, तो क्लिक करूँगा यहाँ पे और देन यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूँगा तो आपको ये डेटा कॉलम वाइज भी ग्रुप होता हुआ मिलेगा।
इसको मैं माइनस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि प्लस का आइकन यहाँ पे आ रहा है और ये जो डेटा था आपका वो यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, फिर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा तो फिर ये वापस आ जाएगा, वापस शो हो जाएगा, यहाँ पे भी फिर से आ जाएगा और यहाँ पे इस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको हम अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, और रोज़ को अनग्रुप करना है तो यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो अनग्रुप हो चुका है। देन उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनग्रुप कर देंगे। यहाँ पे कॉलम्स हैं, ओके, तो कॉलम्स हमारी अनग्रुप हो चुकी हैं। रॉज और कॉलम्स जो हैं वो इस तरह से ग्रुप और अनग्रुप होती हैं। तो इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सब टोटल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हम इस डेटा को पूरे को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे सब टोटल में, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो डेटा आपने इस पे जो टोटल बैठानी है वो किसके बिहाफ पर बैठानी है, ब्रांड वाइज करनी है टोटल, या स्टेट वाइज करनी है, या किसी अदर क्राइटेरिया के बेस पर करनी है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ब्रांड वाइज टोटल देखना चाहता हूँ कि हर एक ब्रांड की कितनी कितनी सेल हुई है। तो ब्रांड एज इट इज़ रहने दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे फंक्शन जो है वो सम का यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने टोटल निकालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कॉलम में वो डेटा पड़ा हुआ है जिसका आपने सम करना है। तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स चूज़ कर लूँगा, क्वांटिटी वाला भी और अमाउंट का भी। देन उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर दूँगा। ओके प्रेस करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पर जो नाइकी ब्रांड है हमारे पास, इसका यहाँ पे क्वांटिटी का और अमाउंट का टोटल बन के आ रहा है। ठीक है, उसी तरह प्यूमा का भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल है क्वांटिटी और अमाउंट का। उसी तरह बाकी जो जितने भी यहाँ पे ब्रांड हैं, एडिडास का यहाँ पे क्वांटिटी का और रेवेन्यू का, और बाकी रीबॉक का भी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आपका आउटलाइन सेक्शन काम करता है। तो ये था दोस्तों आपका डेटा टेबल। अब इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।